सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत एक बार फिर बेहद संजीदा विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा कोरोना के संदर्भ में, वो कोरोना जिसके संदर्भ में भारत में एक बड़ा वर्ग यह मान चुका है कि कोरोना अब हमारे जीवन से विदा हो गया है। लेकिन वस्तुतः ऐसा है क्या? अगर वस्तुतः ऐसा है तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा यह चेतावनी क्यों जारी की गई है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 9 राज्यों के संदर्भ में अलर्ट जारी किया है और इसी के आधार पर हमारा आज का विषय है कि तीसरी लहर, अलर्ट जारी, असमंजस भारी। दरअसल कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बड़ी चेतावनी जो जारी की है, उसमें 9 राज्य मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, गोवा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं जाहिर की है। काउंसिल ने अगले 8 सप्ताह यानी 2 महीने बेहद सतर्क रहने की बात कही है। अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अलर्ट जारी किया है तो उसे संजीदा से लिए जाने की जिम्मेदारी समाज की बनती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि यह अलर्ट वाकई गंभीरता से लिए जाने लायक है, क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पहले भी कुछ अलर्ट दिए लेकिन वो उस अनुसार साबित नहीं हुए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जून में भी एक आशंका जाहिर की थी। इसके बाद 19 जुलाई को भी उन्होंने एक अलर्ट जारी किया था और उसमें यह दावा किया था 19 जुलाई के रिसर्च में कि अगस्त अंत तक भारत में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर वर्तमान में ये जो जारी किया गया है ये भी महज एक वातावरण बनाए रखने के लिए है। लोग जो अपने आप में बेपरवाह हो रहे हैं उनको एक बार फिर सजग करने के लिए है, या आने वाले समय में कुछ घटित हो जाए तो यह बताने के लिए कि देखिए हमने तो पहले ही चेताया था। पुलिस के अंतर्गत ऐसी घटनाएं तमाम अवसर पर मिलती हैं जब पुलिस के द्वारा समय समय पर अलर्ट जारी कर दिए जाते हैं। कुछ राज्यों में तो यह प्रवृत्ति में आ गया था कि हर महीने 2 महीने में एक बड़ी आतंकी हमले की या नक्सली घटना के संदर्भ में अलर्ट जारी कर दो। घटना हो गई तो अपनी पीठ थपथपाओ कि देखो हमने तो पहले ही बताया था, और अगर नहीं हुआ तो कुल मिलाकर सावधानी बरतने में बुराई क्या है। लेकिन कोरोना जिसने हमारे जनजीवन को बहुत अंदर तक प्रभावित किया है, जिसने हमारी गतिविधियों के अंतर्गत बुरी तरीके से चोट पहुंचाई है, उसके संदर्भ में त्योहार के मौके पर इस प्रकार का अलर्ट व्यापार संबंधी संभावनाओं को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। लेकिन जान है तो जहान है, तो क्या जहान की कीमत पर जान बचाने के लिए यह हो रहा है या अपनी जान बचाने के लिए हो रहा है? इसी पर हम बात करेंगे। कई विशेषज्ञ आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ होंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के मामले में अब हम खड़े कहां हैं। वर्तमान की अगर बात करें तो इस देश में 92 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेज लगाए जा चुके हैं। केसेस के संदर्भ में बात करें तो 20-25 हजार के करीब आंकड़ा अभी भी देश में आ रहा है। लेकिन मौतों के लिहाज से बात करें तो वह संख्या काफी घट चुकी है। इन हालात के बीच में क्या माने कि कोरोना नामक त्रासदी से अब देश और दुनिया उबर गई है या अभी भी बहुत कुछ बुरा घटित होने की संभावनाएं जिंदा है? इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस संजीदा विषय पर कुछ गंभीर बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र गीता प्रेस के संस्थापकों में से एक, देश के महान लेखकों में शुमार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि असावधानी विनाश को बहुत शीघ्र बुलाती है। सचेत रहो, साधारण रहो, सावधानी ही साधना है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा था कि सावधानी ही साधना है। तो क्या वर्तमान दौर में हमें साधनारत रहने की जरूरत है? इसी की रोशनी में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शरद जैन साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय गोयनका जी हैं जो डायरेक्टर हैं चिरायू हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज के। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एम्स के डायरेक्टर रहे हैं, देश का जाना माना नाम है। साथ ही डॉक्टर राजीव सूद, पूर्व डीन आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली, वह भी हमारे साथ में है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब से करते हैं और एमसी मिश्रा साहब से ही समझने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में कोरोना को लेकर तीसरी लहर, दूसरी लहर खत्म नहीं हुई थी, उससे पहले हमें डराया गया तीसरी लहर के आने की आशंकाओं को लेकर। सब कुछ सहमा सहमा सा रहा, पर अब जिस प्रकार का कार्य व्यवहार आ गया है, लगभग जिंदगी पुराने ढर्रे पर लौट आई है। ऐसे में एक बार फिर आईसीएमआर चेता रहा है, आ सकती है। कितनी गंभीरता से लें?
डॉक्टर हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद ये चर्चा रखने के लिए। जी मैं समझता हूँ ये आईसीएमआर ने कहा है तो आपने भी चर्चा रख ली। जी अदरवाइज कोई भी न्यूज चैनल इस समय कोविड की बात कर ही नहीं रहा है। जी और यही अवस्था लगभग फरवरी 2021 में थी, जब 10,000 के करीब आंकड़े आ रहे थे संक्रमण के, और उसके बाद जो हुआ सबने देखा जी और सबने सहा, सबने उसको बर्दाश्त किया, देश ने बर्दाश्त किया और तरह तरह की बातें हुई, हर तरह की। तो उसी बात को रखते हुए मैं समझता हूँ ये पहले भी आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों ने चर्चा की थी, जब डॉक्टर विजय राघवन ने मई के महीने में कहा था कि तीसरी लहर की संभावना बनी रहेगी। जी तो आज जो अगर हम देखें पूरा कोविड का जो पेंडेमिक की ट्रेजेक्टरी रही है, जी पहली लहर, दूसरी लहर और अब तीसरी लहर की बात है, तो बिल्कुल यदि हम ये मान लेते हैं कि कोविड समाप्त हो गया है, तो ऐसी बात तो है नहीं। आपने खुद ही कहा अपनी लीड स्टोरी में कि अभी 20,000 25,000 संक्रमण आ ही रहा है। जी और अच्छी बात यह है कि भारत के जो दक्षिण में राज्य हैं, उसके अलावा उत्तर भारत में, उत्तर पूर्व भारत में और काफी हद तक संक्रमण अभी नियंत्रण में है। जी और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में नियंत्रण में है, दिल्ली में नियंत्रण में है, जहां पे बहुत तांडव हुआ कोविड का। और उसका बड़ा कारण आप मानते हैं कि दूसरी लहर में बहुत सारे लोगों को संक्रमण का होना, चाहे लक्षण रहित हुआ हो चाहे लक्षण के साथ हुआ हो। उसके अलावा आज हम टीकाकरण पे भी बहुत अच्छी अवस्था में पहुंच गए हैं। 91 करोड़ से ज्यादा एक एक डोज लग चुकी है लोगों को। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो स्थिति भारत की बहुत अच्छी है। लेकिन अगर दूसरे देशों से भी हम तुलना करते हैं, छोटे छोटे देश हैं जिनकी जनसंख्या कुछ नहीं है, लेकिन वहां भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जहां कुछ भी जनसंख्या नहीं है, इतना स्पार्सली पॉपुलेटेड है, दूर दूर लोग रहते हैं, उसके बाद वहां पे संक्रमण बढ़ा। यूएसए में, फ्लोरिडा में और दूसरे टेक्सास वगैरह में संक्रमण बढ़ा, और अभी वहां भी समाप्त नहीं हुआ है संक्रमण। लेकिन ये हम मान सकते हैं कि काफी हद तक अब ये एंडेमिक हो गया है। लेकिन बचाव के जो उपाय हैं, और ये वायरस तो रहेगा डॉक्टर हिमांशु, ये वायरस कहीं नहीं जा रहा। वायरस तो चाहे कम अवस्था में रहे, ज्यादा अवस्था में रहे, जैसे डेंगू का हम देखते हैं हर प्रत्येक ऑल्टरनेट ईयर डेंगू ज्यादा होता है, एक साल कम होता है, एक साल ज्यादा होता है। और कभी कोई डेंगू के 4 प्रकार होते हैं, कभी पहला ज्यादा घातक हो जाता है, कभी दूसरा, इस बार डेंगू डेन 2 चल रहा है। तो इसी प्रकार से कोरोना का भी हमको ये मानना पड़ेगा कि कोरोना तो हमारे चारों तरफ है और रहेगा। हमें बचाव के उपाय बराबर करते रहने पड़ेंगे। मेरे विचार से जो आईसीएमआर ने ये एडवाइजरी जारी की है, उसका एक बहुत बड़ा मैं समझता सफलता इसी में है कि आपने भी चर्चा रख ली, और शायद और भी इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया टीवी चैनल्स हैं वो भी इस पर चर्चा कर लेंगे। थोड़ा प्रिंट मीडिया में भी आ जाएगा, क्योंकि लोगों में एक थोड़ी कंप्लेसेंसी आ ही जाती है, ये मान के चले, हम लोगों में भी आ गई है। हम भी अब मास्क उतार देते हैं जब हमारे लोग ऑफिस में आते हैं, कुछ मित्रगण। तो मैं समझता हूं कि मीटिंग्स वगैरह, गैदरिंग्स में अभी भी हमें बचाव करने की बहुत आवश्यकता है। और ये अभी कोई विदेश से आए थे, उन्होंने डिनर रख लिया, मैं भी उसमें चला गया था। अब डिनर रखेंगे, चले जाएंगे तो मास्क उतारना पड़ेगा उसमें। तो ये इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से आईसीएमआर ने ये एडवाइजरी की है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी कोई देखिए, केरला में भी इतने संख्या में संक्रमण आ रहा है, लेकिन अभी तक हमें कोई वहां की जीनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं बताई गई है। थोड़ा सा मैं इस बात से निराश भी हूं कि हमें केरला में कौन सा जो कोरोना का प्रकार है वो वहां पे संक्रमण कर रहा है, उससे हमें कुछ दिशा जरूर मिल सकती है। मेरे विचार से वहां जरूर कर रहे होंगे जीनोमिक सीक्वेंसिंग, जिससे हमें ये कम से कम ये पता लगे कि कोई डेल्टा वेरिएंट के तरह का कोई दूसरा वेरिएंट तो नहीं है, जिसके लिए और ज्यादा हम वैज्ञानिक रूप से काम कर सके। मिश्रा साहब का बातचीत का मर्म कुल मिला के इतना है कि ये वायरस तो रहना ही है, आशंकाएं अभी भी बनी हुई हैं, हम इस प्रकार की गलती पहले कर चुके हैं,
जब हम फरवरी में भी बेपरवाह हो गए तो बाद में क्या हुआ इसे सभी दुनिया ने देखा और देश ने भोगा। तो इसलिए आईसीएमआर की ये चेतावनी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। लेकिन मेरे साथ में शरद जैन साहब हैं, राजनीतिज्ञ हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के, और उनसे जानने की बात है कि सारी अपेक्षाएं जैन साहब जनता के स्तर पर ही कर ली जाती हैं, और जो इस देश को चलाते हैं राजनेता वो अपनी सुविधा के अनुसार व्यवहार करते हैं। विपक्ष के कार्यक्रम हो तो कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का विषय हो जाएगा, और सत्तारूढ़ दल को कार्यक्रम करने हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लखीमपुर खीरी जाना है तो कोविड प्रोटोकॉल है, और लखनऊ में प्रधानमंत्री समेत कार्यक्रम होने हैं तो हजारों की भीड़ के साथ आज कार्यक्रम होते हुए हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो जन दर्शन यात्रा आपके माननीय मुख्यमंत्री जी की निकल रही है, उसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए या हजारों लोग, इसकी होड़ लगी हुई है। थोड़ा उलझन नहीं होती है आपको जन सब अपने इस आचार व्यवहार के परिवर्तन को लेकर? जनता से सारी शिकायत है और राजनेताओं के स्तर पर अपनी सुविधा के साथ आचरण है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जी, आपने इस प्रकार की जो चर्चा करने का प्रावधान रखा, इसके लिए मैं अपनी ओर से और पूरे प्रदेश की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब आपने बीच में जन दर्शन की बात की, तो मैं उसके संबंध में कहना चाहूंगा कि सारे प्रिकॉशन लेने के बाद, उचित व्यवस्था करने के बाद वो सब आयोजन हुए। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो तीसरी लहर की बात हो रही है जी, तो मैं चर्चा करना चाहूंगा पहली दो लहर। जी, हम अपने लोगों की बात करें जी, कि खास करके मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, और ऐसा भी कह सकते पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रिकॉशन लिए हैं, जो जनता की सेवा की है, हम लोगों ने खुद अपने शहर में अनेकों कैंप लगाए। मतलब ऐसी भीड़ उमड़ी, और मैं इस बात का भी बात कहना चाहूंगा कि लगभग 2-2 इंजेक्शन सबको लग चुके। ये बहुत बड़ी सफलता की बात है। और एक जानकारी ये भी है कि मैं जबलपुर में कम से कम 85% से ज्यादा लोगों को इंजेक्शन लग चुके हैं जो वैक्सीनेशन के हैं। तो सफलता और सफलता के लिए प्रयास ये लगातार जारी है। जहां तक तीसरी लहर की बात है, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे कोई मौका ना आए कि कोई तीसरी लहर आए। और मैं अपने स्तर पे इस बात को भी कहता हूं कि फिलहाल परिस्थिति को देखते हुए तीसरी लहर की संभावना नहीं दिखती। लेकिन अभी चर्चा में एक बात आई, वो बात आई कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने जागरूकता का एक अच्छा प्रयास किया, इसके माध्यम से जनता को एक विषय जनता के सामने आएगा और जनता इस विषय से ठीक से सतर्क भी होगी। जनता को भी सतर्क करना है, आवश्यक सभी प्रयास करना है। और मैं तो कहता हूं कि मध्य प्रदेश में काफी प्रयास किए गए। व्यक्तिगत स्तर पर भी हम लोगों की जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी हम लोगों ने अनेकों कैंप लगाए। अब मैं अपने क्षेत्र में बताऊं, कम से कम 27-28 कैंप में तो मैं खुद गया हूं। और अभी भी इंजेक्शन लगाने का जो वैक्सीनेशन के हैं अभी भी काम जारी, अभी भी हमारे कैंप चल रहे हैं। लेकिन अब संख्या पहले जैसी जो भीड़ उमड़ती थी उसकी अपेक्षा संख्या कम हो गई। कम होने का कारण ये है कि हम 85% के ऊपर पहुंच गए हैं। फिर भी हमारे कार्यकर्ता इस बात का संपर्क कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में कोई व्यक्ति छूटा तो नहीं है। इस प्रकार बाकायदा संपर्क करके, लोगों से बातचीत करके उनको वैक्सीनेशन देने का काम लगातार जारी है। वैक्सीनेशन का काम शरद जैन साहब ने बड़ी सहजता से कह दिया कि जितने भी राजनीतिक आयोजन होते हैं प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होते हैं, और कुल मिला के हालात काबू में हैं क्योंकि हम काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए बस सावधानी रखिए। लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर अजय गोयनका साहब हैं, मोर्चे पर तैनात हैं, रोज मरीज आते हैं, रोज मरीजों की हालत देखते हैं। आपसे कुछ तथ्यात्मक बात करना चाहता हूं गोयनका साहब। सबसे पहले तो आपसे यह समझना चाहता हूं कि
वैक्सीनेशन के बाद मरीजों के आने का सिलसिला क्या है, आपका अनुभव? क्या वैक्सीन लगने के बाद लोग मरीज नहीं बन रहे, या मरीज बन रहे हैं तो किस स्थिति में बन रहे हैं? एक बात यह समझनी आपसे। दूसरा, सारा का सारा भीड़ कम रहे इसके संदर्भ में धार्मिक आयोजनों को ही निशाना बनाया जा रहा है। अगर ईद का समय आ गया तो इस पर रोक लगा दो, नवरात्रि आ गई है तो इस पर प्रतिबंधित कर दो, गणेश जी का समारोह है तो इस पर रोक दो। पर राजनीतिक समारोह जितने भी हों उनमें किसी प्रकार के प्रतिबंध की जरूरत महसूस नहीं कर रहा हमारा निजाम। बतौर चिकित्सक गोयनका साहब आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कोरोना का जो भी वेरिएंट है वो सामाजिक आयोजनों में ज्यादा प्रभावी हो जाता है और राजनीतिक आयोजनों से दूरी बचा के रखता है, डरता है राजनेताओं से, इसलिए वहां पर संक्रमण का खतरा नहीं रहता है, और बाकी धार्मिक या सामाजिक आयोजन होते हैं उनमें खतरा रहता है? थोड़ा इस पर भी आपसे दृष्टि की अपेक्षा रखता हूं। तो दो सवाल है मेरे, एक कि वर्तमान में मरीज किस किस्म के आ रहे हैं, किन अनुसार आ रहे हैं, और दूसरा, संक्रमण किस प्रकार के आयोजनों में होने का खतरा ज्यादा रहता है? थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर आकर आपके समक्ष लोगों के बीच में आकर कोविड-19 के बारे में कुछ बोलने का। जी। कोविड-19 दूर से चला, चीन से चला, हिंदुस्तान में आया और गांव के टोले तक पहुंचा, लेकिन जिस तेजी से वो चला उतनी ही तेजी से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी खबर हमारे गांव टोलों तक पहुंचा दी कि अगर हम आज रोड पे चलते हैं तो जो गड़र या गाय भैंस को लेके जाता है वो भी मास्क लगा के रखता है। तो पुराने पेंडेमिक्स को देखें तो 100 साल तक वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाती। इस पेंडेमिक के अंदर 1 साल के अंदर साइंटिस्ट लोगों ने पेंडेमिक होने के बावजूद वैक्सीन डेवलप कर दी, और ना सिर्फ डेवलप कर दी लेकिन हमारे सरकारों ने गांव के टोले तक इस वैक्सीनेशन को पहुंचा दिया। मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि कोविड-19 जितनी तेजी से फैला उतनी तेजी से सरकारों ने रिएक्शन करके कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों को सिखा दिया। प्री कोविड एरा एक अलग था, पोस्ट कोविड एरा में जीने का तरीका भी सिखा दिया। ये बात सच है कि कोविड-19 ने सिंसेरिटी सिखा दी, कोविड-19 ने हर आदमी को पंक्चुअल कर दिया। कोविड-19 वायरस ने और सरकारों की मदद से, एप्रोप्रिएट बिहेवियर से एक वो नॉलेज उस गांव के सुदूर एक छोटे से आदमी तक पहुंचा दी कि अब लोगों को कोविड-19 के साथ जीने की आदत हो गई है। और सच तो क्या है? सच तो ये है कि भगवान का दिया हुआ ये वायरस एक जानवर के रूप में आया है और आदमियों में जीने के लिए आया है। आदमियों को परेशान करने या खराब करने या उसका नुकसान करने नहीं आया है, वो प्यार करने आया है, वो सोसाइटी में हमारे साथ जीने आया है। तो हम उस सोसाइटी के लोगों को जिनको कोविड होता है उसको बहुत प्यार से इलाज करते हैं। उस कोविड-19 को हम दुश्मन न मानते हुए दोस्त मान के उसको जानना चाहते हैं कि उससे कैसे सीखें, क्या कर सकता है। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सोसाइटी तक पहुंचा दिया कि भाई डायबिटीज़ को कंट्रोल करो, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो, अपने मोटापे को कंट्रोल करो, अपने वजन को कंट्रोल करो, अपने इन्फेक्शंस को दूर करो, कोविड-19 बिहेवियर के साथ जियो, क्योंकि कितने सालों तक ये सब दुनिया बंद रहेगी। 2 साल के अंदर लोग बहुत नुकसान में आ गए हैं। तो मेरा स्ट्रांगली मानना है कि कोविड-19 अतिथि देव भव, इसका स्वागत किया गया है। हम इसको प्यार करते हैं, हमारा दुश्मन नहीं है ये। हम इसको हमारे साथ जीने का तरीका भर हमको सुधारना है, ये हमारा नुकसान नहीं करेगा। और सरकारों ने इसमें पूरी मदद की, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखा दिया, गांव सुदूर लोगों तक पहुंचा दिया। और हमारी एक साइंटिफिक बॉडी है ICMR, जिसकी हाईएस्ट रिस्पेक्ट है इस कंट्री के अंदर, और वो जो मैसेज करती है वो किसी को डराने के लिए नहीं करती है। वो साइंटिफिक बॉडी ये बात की खबर करना चाहती है कि भाई कुछ स्टेट्स के अंदर अभी अपने को और एहतियात की ज़रूरत है, और सावधानी की ज़रूरत है, और ढंग से जीने की ज़रूरत है, और सीखने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि वो डरा के सोसाइटी को बंद करना चाहती है कि धार्मिक प्रबंधन बंद हो या राजनीतिक
प्रबंधन बंद हो या कोई फेस्टिवल टाइमिंग देख के बंद हो। मेरा स्ट्रांग मानना है कि मेरी पॉलिटिकल बॉडीज या मेरी साइंटिफिक बॉडीज दूर सुदूर गांवों तक वैक्सीनेशन ले गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उसने सबको कोविड-19 के बारे में अवेयर करा दिया और आज भी वो सतत प्रयास में है। और कुछ अनभिज्ञ लोग और कुछ सोसाइटी में ऐसे लोग जो अभी तक इससे विज्ञता नहीं लेते हैं या अभी भी अनजान बने हुए हैं, उनको और सीखने की जरूरत है। और आपके माध्यम से ये और दूर तक खबर पहुंचेगी कि भाई सुधार करने की जरूरत है, हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमको घबराने की जरूरत नहीं है। घबरा लिए, हम डर लिए पहले 3 महीने, पहले 6 महीने, लेकिन अब उसके साथ जीने की हमको आदत है। पर गोयनका साहब, मेरा एक सवाल अनुत्तरित है आपसे, वो ये है कि अभी जो मरीज आ रहे हैं कोविड के संदर्भ में, वो किस संख्या में आ रहे हैं? आईसीएमआर ने 9 राज्यों में मध्य प्रदेश को भी शामिल किया है। क्यों किया है, इसके संदर्भ में आप कुछ कह पाएंगे? एक सवाल। दूसरा यह कि वैक्सीन को लेकर अभी भी एक बड़े वर्ग में हिचक है। गांव देहात में अभी भी अगर कोई वैक्सीन लगाने के लिए चला जाता है, लोग घर छोड़ छोड़कर भाग जाते हैं, उन्हें पकड़ पकड़ के लगाना पड़ता है। आपका अपना अनुभव क्या है? वैक्सीन के बाद में अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो रहा है तो उसके संक्रमण की स्थिति, उसके ठीक होने की रफ्तार, उसका भविष्य में पड़ने वाला प्रभाव, क्या इसके संदर्भ में आपके पास कुछ ऐसा अनुभव है जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें ताकि लोग समझ पाएं कि वैक्सीन क्यों जरूरी है? वैक्सीन 100% जरूरी है जी। वैक्सीन का डेवलपमेंट इतिहास बनाएगा। वैक्सीन ने जिसने स्मॉल पॉक्स खत्म कर दिया, जिसने आज पोलियो खत्म कर दिया, ऐसा ही वैक्सीन 1 साल में डेवलपमेंट करना और संसार के हर देश और प्रदेश में पहुंचना और हिंदुस्तान के हर गांव तक पहुंचना, इस बात का संकेत है कि सरकारों की जिद है कि हमको हमारे आदमियों को बचाना है, हमारी सोसाइटी को बचाना है। अगर सोसाइटी में आज भी अनभिज्ञता है इस बात की कि वो वैक्सीन लगाएं कि ना लगाएं, तो मैं अपनी बात वापस दोहराता हूं कि हर आदमी को बिना गलती करे, बिना सोचे विचारे वैक्सीन लगवाना है। क्योंकि वैक्सीन के बाद में जो अभी तक मेरे पास कुछ पेशेंट्स आए, नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत कम हो गए और कुछ पेशेंट जो आए हैं वो ना के बराबर हैं। और प्लस अगर उनको बीमारी कोविड-19 हुई भी है तो बहुत हल्की वैरायटी का कोविड-19 हुआ है। वो उनको ना तो मॉर्टेलिटी पे ले जाता है और ना ही सीवियर मॉर्बिडिटी पे ले जाता है, वो थोड़ा सिम्टोमेटिक होता है। लेकिन ये वैक्सीन एक जादू की दवा है, ये संसार को संभाल लिया इसने। अदरवाइज आप देखिए, इन्फ्लुएंजा जो पेंडेमिक 1918 में आया था, उसने 20% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को खत्म कर दिया जी। आप पुराने देखिए कि आज हम HIV का वैक्सीनेशन बना नहीं पाए। वैक्सीनेशन एक भगवान रूपी चीज है। हर आदमी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सरकारों के माध्यम से पहुंची हुई चीज को कृपया ना करें, आगे होके बढ़ें और इसको जरूर लगवाएं। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है डॉक्टर अजय गोयनका की, जो चिरायू हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के निदेशक हैं। वो पूरी संजीदगी और दावे के साथ कह रहे हैं कि वैक्सीन ने ही बचा लिया है हम सबको, तो इसलिए इसमें कोई भी प्रकार की शंका रखना ठीक नहीं है। लेकिन मेरा डॉक्टर राजीव सूद साहब आपसे सवाल डॉक्टर अजय गोयनका जी के दावे के साथ ही जुड़ा हुआ है। वैक्सीन लग रही है, दुनिया में लग रही है, इस देश में भी लग रही है, पर वो वैक्सीन तो 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को ही लग रही है और फिर भी कोरोना काबू में है। तो ये बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं लगा है वो संक्रमण से बचे हुए हैं, जबकि आईसीएमआर या तमाम विशेषज्ञ ये दावा कर रहे थे कि तीसरी लहर जो आएगी वो बच्चों के लिए ही घातक होगी। दावे में और हकीकत में थोड़ा अंतर दिख रहा है। बतौर चिकित्सक आपसे समझना चाहता हूं कि बच्चे कैसे बच गए बिना वैक्सीन के। तीसरी लहर के दावे संबंधी या आशंकाएं निर्मूल साबित हो रही हैं, अच्छी बात है, पर क्यों साबित हो रही हैं? क्या इस संदर्भ में आपका कोई अध्ययन जो आप हमसे साझा करना चाहें? हाँ जी, अभी आपने थर्ड लहर के बारे में काफी हमने बातचीत की और इसमें थर्ड लहर आ रही है या नहीं आ रही, ये एक क्वेश्चन जो है इसको उठाना अभी जरूरी है, क्योंकि थर्ड लहर आ सकती है। और क्यों आ सकती है? क्योंकि हमारे अभी देश में सिर्फ
लगभग 25% लोगों को ही पूरी वैक्सीन की 2 डोजेस लगी हैं। जी। और अभी हम लोग कुछ बूस्टर की बात कर रहे हैं। ये भी क्लियर कर दिया गया है कि बूस्टर की आईसीएमआर ने क्लियर किया हमारे देश को जरूरत नहीं है, और पहले आप प्राइमरी डोज और सेकेंडरी डोज लगा लें, उसके बाद इसमें सोचा जाएगा। क्योंकि हम चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सारी इम्यूनोथेरेपीज हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, आजकल कैंसर में भी आ गई हैं, कि ये जो इम्यून डोजेज हैं ये बार बार लगाना भी खतरे से खाली नहीं होता। जैसे कार्डियोमायोपैथी या हार्ट की प्रॉब्लम या फिर आपके गुलन-बेरी सिंड्रोम, इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं अगर आप बूस्टर लगाएं। तो अभी छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन पे इसमें नहीं जाना। अब जहां तक बात आपने पूछी बच्चों के बारे में, जी। बच्चों के बारे में इसलिए बोला गया क्योंकि बच्चों के लिए कोई वैक्सीन पहले तो थी ही नहीं जी। और सबसे पहले हमने एल्डरली कोमोर्बिड जो लोग थे उनके लिए बात की। उसके बाद हम 45 साल पे आए, फिर 18 साल पे आए, और अब बच्चों में मैं आपको बता दूं कि जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं, ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, वो कम होते हैं, और लेडीज में और बच्चों में इन्फेक्शन होने का खतरा पुरुषों से कम होता है। और अगर हो भी जाए बच्चों में तो, या लेडीज में भी मैं आपको बात बताऊं, तो उनमें जो सीरियस कोरोना है वो कम होता है मुकाबले में पुरुषों के। तो जब ये माना गया कि हम लोग इस साल के अंत तक सबको वैक्सीनेट कर देंगे इंडिया में, क्योंकि 8-9 वैक्सीन जब आ जाएंगी और हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो ये माना गया कि इनको अगर वैक्सीनेट कर देंगे तो बच्चे रह जाएंगे। बच्चों को अगर सिम्टम कम भी हो, उनमें मौतें कम भी हो, पर वो कैरियर बन जाते हैं, और वो दूसरे को, क्योंकि वो थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, स्कूल कब तक बंद रखेंगे, और इस तरीके से उनको कैरियर बन के दूसरे तक, एडल्ट तक, या जो लोग इसके लिए कोमोर्बिड कंडीशंस हैं, जो बीमार हैं, बेड रिडन है, उन तक ये वायरस दोबारा पहुंच जाएगा। तो इसलिए बच्चों को सावधानियां बरतनी, आईसीयूज और जो गांव में दूर दराज में जो सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, आईसीयू बच्चों के लिए सुविधाएं कम है, तो ये जोर दिया गया सरकारों द्वारा कि बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए वैक्सीन के एक्सपेरिमेंट शुरू किए जाएं, और जिस तरह से एडल्ट्स के लिए वैक्सीन बहुत तेजी से बनी, इस तरह से अब बच्चों के लिए 2 से 6 साल के बच्चों के लिए भी भारत बायोटेक की वैक्सीन बनाने की कदार चल रही है, और इसमें 7 से 11 साल का एक अलग ट्रायल चल रहा है, और जो 11 से 17 साल का है उसके लिए भी ऑलमोस्ट ये वैक्सीन फरवरी तक मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि बच्चों को खतरा ज्यादा है। क्यों बोला गया? क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है। पर अभी तो ये है कि हमारी एडल्ट पॉपुलेशन भी पूरी वैक्सीन नहीं लगी है। हमको ये भी समझना है कि हमको बूस्टर की अभी जरूरत नहीं है। तो हमको इस डिजीज को समझने के लिए एक और चीज जानना जरूरी है थर्ड वेव में, कि जब वेरिएंट्स आते हैं, जैसे डेल्टा वेरिएंट आया, बहुत खतरनाक वेरिएंट आया, हमारे शुरू में वेरिएंट ऑफ कंसर्न आते हैं, और उसके बाद इंटरेस्ट आते हैं, उसके बाद वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है जब उसके ऊपर स्टडी होती है, और उसके जीनोमिक सीक्वेंस वगैरह, जैसे डॉक्टर मिश्रा भी कह रहे थे कि केरल में क्यों ये हो रहा है, उधर ज्यादा स्टडीज की जरूरत है। अब आप ये देखिए कि अगर वेरिएंट डेल्टा आ गया हमारा, और उससे हमारी सेकेंड वेव हो गई, थर्ड वेव जो यूएस या यूके में आई है वो डेल्टा से आई है, तो डेल्टा तो हमारे यहाँ पहले ही आ गया। हमको खतरा था कि डेल्टा प्लस के कुछ केसेस नेपाल वगैरह या कुछ आसपास के इलाकों से आने शुरू हो गए थे, और उनको होता क्या है कि जब एक वेरिएंट नया आ जाता है, चाहे वो डेल्टा प्लस हो, या खतरा कापा से आया था, या लैम्ब्रा से आया था, तो नया वेरिएंट पुराने वायरस को टोटल रिप्लेस कर देता है पॉपुलेशन में, और ये कारण होता है कि अगर वो ज्यादा घातक हुआ तो बहुत बड़ी वेव आ जाएगी। वो खतरा अभी गया नहीं है। हमारे देश के अंदर वैक्सीन जो हैं वो सिर्फ, ये दोबारा मैं बोल रहा हूँ, 25% एडल्ट्स को लगी हैं, बच्चों को तो लगी नहीं है। पर राजेश साहब, मैं थोड़ा बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा,
वैक्सीन को लेकर आप आशंकित है कि कुल 25% लोगों को अभी देश में वैक्सीन लगी है, तो ऐसे में खतरा तो हमारे यहां तीसरी वेव के संदर्भ में है ही। बहुत संजीदगी के साथ आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सिंगापुर के संदर्भ में आंकड़ा है कि वहां की कुल आबादी की 82% वैक्सीनेटेड हो चुकी है, पर सिंगापुर में केसेस की रफ्तार बढ़ गई है। वापस लॉकडाउन पर सिंगापुर सरकार को जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। थोड़ा विरोधाभास है। वैक्सीन के कारण से रोक पाएंगे थर्ड वेव को। सिंगापुर में 82% हो चुका है, पर फिर भी केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। थोड़ा इस पर आपसे कोई दृष्टि मिलेगी हमें? देखिए, ऐसा है कि कौन सा वेरिएंट है वहां पे। जी, डेल्टा वेरिएंट अगर आपके पास है और वो अपना पीक बिता चुका है। जी, देखिए, जब भी कोई वेरिएंट आता है और आपकी वेव आती है, वेव धीरे आई तो जाएगी भी धीरे। जी, दूसरी वेव आपने देखा बहुत तेजी से आई और तेजी से चली गई। जी। ये मैथमेटिकल मॉडल्स जो आईआईटी ने डेवलप किए हैं वो पूरी तरह से स्टिक बैठ रहे हैं इस पेंडेमिक के अंदर। और आपने जो बोला कि कई देशों के अंदर, सिंगापुर हो या यूएस हो, उसके अंदर जो अब केसेस हुए, या यूके के अंदर वो लोग काफी सेटिस्फाइड थे कि वैक्सीनेशन अच्छा हो रहा है, पर बाद में डेल्टा आ गया वहां पे। और हमारे यहाँ भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेल्टा के बाद और कोई वायरस का वेरिएंट यहाँ पे डोमिनेट नहीं हुआ, और इसलिए हम लोग यहाँ पे बचे। और डेल्टा हमारे सेकंड वेव में ही आके तेजी से चला गया। तीसरी वेव का खतरा मैं बताना चाह रहा हूँ खत्म नहीं हुआ है। वेरिएंट कभी भी आ सकता है, इसीलिए वैक्सीनेशन बहुत तेजी से होना बहुत जरूरी है। ये डॉक्टर राजीव सूद साहब का कहना है। मैं डॉक्टर अजीज मिश्रा साहब आपके वापस आ रहा हूं। दो प्रकार की धारणाओं में फंस गया है देश। एक, आप जैसे सुधी लोग जो ये बता रहे हैं कि खतरा टला नहीं है, स्वरूप बदल के वापस आ सकता है, वैक्सीन भी पूरा हुआ नहीं है। वहीं एक वर्ग ऐसा है जो ये बताने में लगा है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, कोरोना अगर होगा भी तो सर्दी जुकाम से ज़्यादा का मामला नहीं रहेगा, इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। गुलेरिया साहब के पिछले समय के बयान पर भी हम लोगों ने बात की थी। थोड़ा आपका अपना अध्ययन क्या बोलता है इसके संदर्भ में? क्या वाकई अब सर्दी जुकाम यानी कोविड से आप संक्रमित तो होंगे, लेकिन जान के खतरे तक नहीं जाएंगे? सर्दी होती है, जुकाम होता है, इसी तक रह जाएंगे। एक दूसरा, ये पहले ये बताया जा रहा था तमाम विशेषज्ञों के द्वारा कि ये वेरिएंट बड़ी तेजी से बदलता है, ये वायरस अपना स्वरूप बड़ी तेजी से बदलता है, पर डेल्टा प्लस के बाद में कोई और स्वरूप की चर्चा नहीं हो रही। ताकत कमजोर पड़ गई इसकी, या हमारी जानकारी तक नहीं आ रहा? आपका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, थोड़ा इसके संदर्भ में नई रिसर्च क्या है ऐसी जो हमारे दर्शक सहजता से समझ पाए, कुछ साझा करें मिश्रा साहब? नहीं, बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु, ये बहुत उचित प्रश्न भी है हम लोग सबके लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है ये। अगर आप वायरस के संक्रमण की, अगर आप पूरी एपिडेमियोलॉजी देखिए किसी भी वायरस की जो होती है, इन्फ्लुएंजा का ले लीजिए, बहुत कॉमन आजकल एक क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन आई है, सब लोग कह रहे हैं लगवा लीजिए इन्फ्लुएंजा वाली। भारत में तो इतना प्रचलित नहीं है वो वैक्सीन, कुछ लोग लगवा भी रहे हैं, हमारे सहयोगी भी लगवा रहे हैं, मिल रही है ये। लेकिन अगर आप विकसित देशों की बात करें तो यूएसए में इसका पूरा चलन है और बहुत वर्षों से इसका चलन है, लेकिन उसकी भी जो एफिकेसी है वो 60-70% है, पूरा प्रोटेक्शन नहीं देती वो, तो उसको लगाने के बाद भी संक्रमण होता है लोगों में। भारत में हमारे पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि कॉमन इन्फ्लुएंजा जो होता है उससे कितने लोगों की मृत्यु होती है साल में, लेकिन प्रति वर्ष यूएसए की फिगर्स हैं कि वहां पे 60 से 70 हजार लोगों की मृत्यु इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण से होती है। तो इसलिए अब बात ये सारी ये है कि ये वायरस भी एंडेमिक हो रहा है, हो गया है, और जिसमें वेरिएंट जब भी होते हैं, कोई भी आरएनए वायरस है, चरित्र बदलता है, 3 तरह से उसका काम होता है। या तो वो चरित्र बदलेगा और कम तीव्रता का हो जाएगा, या फिर वो ज्यादा तीव्रता का हो जाएगा जब उसका चरित्र बदलेगा, या फिर वो वैसे ही रहेगा जैसा था। उस पर डिपेंड करता है कि जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कितना बदलाव कहाँ पे हुआ है, कितना इन्वेजिवनेस है उस वायरस की। अच्छा, हर वायरस हर व्यक्ति को नहीं होता, ये हमने पहली लहर में भी देखा,
दूसरी में भी देखा कि 85 से 90% लोगों को लक्षण रहित या बहुत न्यूनतम लक्षणों के साथ होता है ये संक्रमण, और ठीक हो जाते हैं लोग। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, केवल पॉजिटिव आए और उसके बाद कहते साहब 1-2 दिन थोड़ा सा बुखार आया था, बस उसके बाद ठीक हो गए, ज्यादातर लोगों के साथ। लेकिन कुछ लोग अभी भी गंभीर हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। मेरे को किसी ने फोन किया पूना से, उनको अभी 20 जुलाई अगस्त में संक्रमण हुआ और उसके बाद अब वो आईसीयू में है इस समय। तो ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसके लिए बचाव हमें नहीं छोड़ना है, वैक्सीनेशन कराना है, जैसे सभी लोग कह भी रहे हैं इस बात को, मैं भी कह रहा हूं इस बात को। जितना भी प्रोटेक्शन उससे मिलेगा वो हमको प्रोटेक्शन देगा और शायद गंभीर कोविड नहीं होगा, संभवतः काफी संभावना ऐसी रहेगी। और ये बात भी ठीक है जैसे डॉक्टर राजीव कह रहे हैं कि अभी करीब हम 50% एक डोज पे पहुंचे हैं, जो हमें करीब आप समझिए 200 करोड़ डोज लगनी है, 2 बिलियन डोजेज लगनी है, तो उसमें हम अभी करीब 91 करोड़ पे पहुंचे हैं और करीब 20% पूरा वैक्सीनेशन हो गया है। लेकिन हमको जो प्रोटेक्शन मिल रहा है वो मल्टीफैक्टोरियल है। उसमें जो दूसरी लहर में संक्रमण बहुत सारे हम सबको हुआ, किसी को लक्षण रहित था, किसी को लक्षण सहित था, उसकी वजह है। और उसके अलावा जो वैक्सीन लग रही है उसकी भी वजह है। दूसरे लोगों का अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है उसमें भी हर व्यक्ति, तो चाहे स्मॉल पॉक्स के भी पहले एपिडेमिक्स होते थे, इस तरह के या महामारी होती थी, लेकिन सब लोग तो नहीं उससे ग्रसित होते थे ना, सब लोगों की मृत्यु होती थी। चाहे कॉलरा ले लीजिए, तो हर व्यक्ति का शरीर अलग है, उसकी संरचना अलग है, उनकी इम्यूनिटी अलग है उससे फाइट करने के लिए। और इसमें जो कोमॉर्बिडिटीज की जब हम बात करते हैं तो वो उसमें यही आता है कि अगर आपको दूसरी बीमारियां हैं, डायबिटीज जिसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने आया, चाहे वो कोविड के लिए हो, कोविड से गंभीर कोविड होने के लिए हो या मृत्यु के लिए हो, डायबिटीज या सांस की पहले से किसी को बीमारी थी या हार्ट की थी, लोग दवाई ले रहे थे, या कोई कैंसर से ग्रसित था, या कोई कीमोथेरेपी चल रही थी, रेडियोथेरेपी चल रही थी जिसकी वजह से प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कम थी, या उम्र का जो होता है, उम्र के हिसाब से हमारा शरीर सबका थोड़ा थोड़ा अटेन्युएट करता जाता है और उम्र एक अपने में बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाती है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। तो इसमें इसीलिए मैं समझता हूं आईसीएमआर ने जो एडवाइजरी की है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अब नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, दीपावली आ रही है, दशहरा आ रहा है, तो वो लोगों को थोड़ा आगाह करना चाहते हैं कि भाई देखिए कोविड अभी हमारे चारों तरफ है और अभी पहले 10,000 के बाद बढ़ा था, अभी तो 20,000 25,000 संक्रमित रोगी आ रहे हैं और बहुत सारे राज्यों में आ रहे हैं। 8-9 राज्यों में तो संक्रमण चल ही रहा है। 8-9 राज्यों में उन्होंने अपना सस्पेशन ये कहा है कि संकेत दिया है कि भाई बढ़ सकता है अगर हम इसको ठीक से बचाव नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं इसका उद्देश्य लोगों को सावधान करना है, जिससे लोग जैसे आई थिंक डॉक्टर अपने गोयनका साहब कह रहे थे कि गांव गांव तक इसकी समाचार पहुंचा है, लोगों में इसकी जागरूकता है। और तो ये बात बिल्कुल सच है। अब लोग प्रिकॉशन नहीं ले और अपनी जान हथेली पे लेके लोग बिना हेलमेट के भी जाते हैं सड़क पे, चाहे जितना हम कहते रहे कि साहब हेलमेट लगा के जाओ, लोग नहीं लगाते। तो मैं यही कहता हूं कि हर आदमी अपनी जान हथेली पे लेके जा रहा है, या गाड़ी में जा रहे हैं सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं। तो अभी सबको पता है कि अगर हेलमेट लगा होगा तो 90% तक गंभीर हेड इंजरी से बचाव हो जाएगा, नहीं लगा होगा तो नहीं होगा। तो इसमें और इसके लिए आप कोई नियम और लॉ तो बना नहीं सकते कि नहीं वैक्सीन आपको लगानी ही पड़ेगी। और इसमें और ये भी कोई नहीं है, अगर हमारी 90% 80% भी लोगों को लग जाए टीकाकरण तो बाकी लोग वैसे ही सुरक्षित हो जाएंगे। तो इसमें और थोड़ी हिचक तो लोगों में रहेगी, वो बड़ा स्वाभाविक है, वो प्राकृतिक है सब में इस बात का कि लोगों में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अपने भ्रम होते हैं और किसी में उन्होंने देख लिया कोई नुकसान हुआ है तो वो थोड़ा डरते हैं लोग इस बात से। तो लेकिन अब बहुत सारे, अब 90 करोड़ तो लगी हैं, लोगों ने लगवाई है तभी लगे हैं 91 करोड़। तो इसलिए लोग आ भी रहे हैं लगवाने। आप लोगों के माध्यम से जो आप लोग कर रहे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस जानकारी को घर घर तक पहुंचाने में, लोगों तक पहुंचाने में। और अगर हम इसको अभी भी गंभीरता से लेंगे, अच्छा बच्चों के विषय में ये हमारे आपके माध्यम से पहले भी चर्चा हुई थी
कई वैज्ञानिक थे या पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट थे, वो इस बात से सहमत नहीं थे कि तीसरी लहर में भाई बच्चे क्यों खास संक्रमित हो जाएंगे जब दूसरी लहर में नहीं हुए, पहली लहर में नहीं हुए। परसेंटेज वही 8 से 10% चलता रहा। कोई एक आध बच्चा को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती थी और रेयरली किसी बच्चे की मृत्यु हुई। तो तीसरी लहर में ऐसा खास क्या हो जाएगा जो बच्चे ज्यादा प्रभावित हो। लेकिन ये एक आशंका, इसीलिए जैसे डॉक्टर सूद ने भी कहा कि बच्चों के लिए साधन कम है, उनके लिए वेंटिलेटर बेड कम है, उनके लिए आईसीयू बेड कम है। तो हम नहीं चाहते कि बच्चों को नुकसान हो। और दूसरे, जैसे डॉक्टर सूद ने भी कहा, बच्चे स्प्रेडर बन जाते हैं, सुपर स्प्रेडर भी बन सकते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा एहतियात बरतने की बातें मिश्रा साहब कह रहे हैं। लेकिन मैं शरद जैन साहब आपके पास आना चाहता हूं उस समस्या को लेकर। हम इस बात की उपलब्धि पर मुग्ध हैं कि 92 करोड़ डोजेस इस देश में दिए जा चुके हैं, पर आंकड़ा यह भी बताता है कि दोनों डोजेस की संख्या 20 करोड़ लोगों के संदर्भ में। वैक्सीनेशन सेंटर अब लोगों के इंतजार में खाली पड़े रहते हैं, लोग आते नहीं हैं। गांव देहात में अगर जा रहे हैं, जैसे गोयनका साहब कह रहे हैं, तो एक बड़ा वर्ग है जो भाग जाता है अभी भी। आपसे जानना चाहता हूं, तीसरी लहर के संदर्भ में हम सारे व्यवहार की बात कर रहे हैं, पर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करने के संदर्भ में क्या नए सिरे से पहल करने की जरूरत आप महसूस करते हैं? पहले हमारे पास संकट इस बात का था कि लोग लगवाना चाहते थे पर वैक्सीन नहीं थी। अभी परिस्थिति दूसरी हो रही है, वैक्सीन है लेकिन जो पहला डोज लगवा चुके हैं उनमें बड़ी संख्या दूसरे डोज ना लगवाने वालों की हो रही है। क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? इस संदर्भ में मेरा कहना है कि लगातार प्रयास जनता के रूप में और शासन के रूप में लगातार प्रयास चल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि एक समय था लोग डरते थे, लेकिन आज लोग बहुत उत्सुकता से आ रहे हैं जी। और अपने यहाँ तो इतनी सुविधाएं हुई हैं जी। शासन ने भी की है। जैसे जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी बनाई जी। पूरे मध्य प्रदेश में नए नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। तो जो इजाफा हुआ है जी। जो लोगों के स्वास्थ्य में काम आया है जी। स्वास्थ्य सेवा में, और लोगों ने उसका लाभ भी लिया है। जी। जो सुपर स्पेशलिटी की हम बात करें, जगह नहीं मिलती रही जी। और बड़ी मुश्किल में संघर्ष था, लेकिन फिर भी लोगों ने उस कार्य को किया। तो लोगों में उत्सुकता, जागरूकता, आपका प्रयास भी जो चल रहा है, हम सभी को जोड़ के, ये भी जागरूकता की दृष्टि से उचित है। और यही सब प्रयास है, इसके ऐसे प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए, यही मेरा सुझाव है। ऐसे प्रयास लगातार जारी रहने चाहिए। मैं डॉक्टर अजय गोयनका साहब थोड़े जन साधारण की उत्सुकताओं को लेकर आपसे बात करना चाहता हूं। सहजता से 3 वैक्सीन उपलब्ध हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक। जब बाजार में विकल्प आ जाते हैं तो उलझन भी बढ़ जाती है, कौन सी लगवाएं, कैसी लगवाएं, कब लगवाएं। आप जैसा अनुभवी व्यक्ति हमारे साथ में है, इस विषय में मशवरा देंगे जिसके आधार पर लोग नतीजे पे पहुंच जाएं कि ये लगवाएं और इससे अपने आप को ज्यादा सुरक्षित कर पाएं। आपका अनुभव क्या कहता है? सबसे पहले तो जो समस्या है वैक्सीन ना लगवाने की जी, तो उसके लिए तो बहुत ओरिएंटेशन की ज़रूरत है और जागरूक होने की ज़रूरत है। और ये जो सोशल मीडिया है और हर मीडिया को और यूज़ करने की ज़रूरत है कि वैक्सीनेशन कराएं। जी। मैं रहा तीनों वैक्सीनेशन या और भी नए आने वाले वैक्सीनेशन जो कंपनीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जी। मैं दावा कर सकता हूं कि कोई डिफरेंस नहीं है। जी। कोई सा भी वैक्सीन जो आपको उपलब्ध हो जाए, वैक्सीनेशन लगवाएं। टाइप ऑफ वैक्सीन, नेम ऑफ वैक्सीन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर वैक्सीन का रिजल्ट और हर वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत ट्रायल कर चुका है, बहुत मेहनत हो चुकी है। हमारे साइंटिस्ट ने सब ने इसको लेबल किया हुआ है। ये कुछ परसेंटेज में 0.2% और 0.1% के वेरिएशन महत्व नहीं रखते हैं। महत्व रखता है कि क्या हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं या नहीं। दूसरी, आपने एक और बात कही इसमें जी। कि ये वैक्सीनेशन से लोग घबराते हैं। जी। तो हिंदुस्तान का पुराना तजुर्बा है कि सुई लगने से कुछ लोग वाकई घबराते हैं।
जी। तो मैं अपने साइंटिस्ट साथियों के साथ और इस दुनिया के साथ में ये मैसेज करना चाहता हूँ कि भाई जब वैक्सीनेशन 1 साल में डेवलप कर लिया है जी। तो क्यों ना आप ओरल वैक्सीन भी डेवलप करने की कोशिश करें, ताकि हमारे ओरल जो बूंद वाली वैक्सीन्स हैं अगर वो डेवलप हो जाए तो और आसानी होगी गांव में, टोलों में, तहसीलों में और हर आदमी तक पहुंचने तक। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है डॉक्टर अजय गोयनका साहब आपने कि ये प्रकार की वैक्सीन अगर आएगी जिसमें सुई का इस्तेमाल ना हो तो और बेहतर वैक्सीनेशन कार्यक्रम हो पाएगा। हालांकि इस दिशा में भी प्रयास चल रहे हैं, लेकिन आपने जो ये दावा किया कि तीनों वैक्सीन एक सी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर लोगों के पास में उलझन के लिए बयान है। साल भर हो गया आधार पूनावाला ने बताया था कि वैक्सीन तो 2 ही ठीक है, बाकी तो सब पानी जितने सुरक्षित हैं। ये भी इस देश में ही कहा गया। दूसरी उलझन है कि कोवैक्सीन लगवा ली है, उसकी प्रामाणिकता को लेकर आज भी देश संघर्ष ही कर रहा है WHO के साथ में। आज भी कोवैक्सीन लगने के बाद में आपको वैक्सीन पासपोर्ट के तौर पर मान्यता नहीं है। तो ऐसी उलझनों के बीच में क्या आपको नहीं लगता है कि समाधान थोड़ा मुश्किल हो जाता है? वैक्सीन के भगवान कहने वाले पूनावाला साहब के कुछ शब्दों को ध्यान न दिया जाए जी। और ये पर्सनल मार्केटिंग का टाइम नहीं है। कोविड-19 संसार की बीमारी है जिसको संसार को कंट्रोल करना है। प्राइमरीली वैक्सीनेशन की बात करें, प्राइमरीली कोई कंपनी की बात ना करें तो बहुत ज़्यादा उचित होगा। कंपनियों की मार्केटिंग गिमिक्स और कंपनियों का प्रोफेशनल बिजनेस और ये सब मॉड्यूल आज से कुछ साल बाद विचार किया जाएगा उन पे। आज वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, सिर्फ इतनी ही बात को सोसाइटी को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पर्सनल कमेंट्स या कुछ अपना पर्सनल विचार मुझे नहीं लगता कि आज ये कमेंट करने लायक है। मैं फिर अपनी बात को वापस दोहराता हूँ जी। वैक्सीनेशन एक एक आदमी को करना है, इसमें कोई शंका नहीं। टाइप ऑफ वैक्सीनेशन, ये सब डिस्कशन कुछ साइंटिफिक फोरम के पर्टिकुलर लोग करते हैं, उनको सोसाइटी को टेक होम मैसेज में नहीं लेना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है डॉक्टर अजय गोयनका साहब की। अजय गोयनका साहब का कहना है कि आपको ब्रांड में, कंपनी के फेर में नहीं पड़ना है। जो भी वैक्सीन है पर्याप्त रिसर्च के साथ आई हुई है, देश की सरकार ने उपलब्ध कराई है, आपको जो उपलब्ध हो रही है उसे लगवा लीजिए। बाकी फेर में, पछड़े में पड़ने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर राजीव सूद साहब, एक और विषय पर आपसे चर्चा करनी है। इस उपलब्धि पर मुग्ध हैं सारे चिकित्सक कि देखिए, पहले कोई समस्या आती थी, 50-50 साल तक कोई वैक्सीन नहीं मिलती थी। कोविड ऐसा मामला रहा जिसमें 1 साल में हम वैक्सीन बनाने में सफल हो गए, लेकिन आज तक चिकित्सकों की एक राय इलाज के संदर्भ में नहीं बन पाई कि अगर कोविड आपको हो गया है तो उसका इलाज वाकई कैसे होना है, इसको लेकर असमंजस रहता है। मौका है तीसरी लहर पर चर्चा का। थोड़ा आपसे ही समझ लें कि अब आप लोग किसी नतीजे पर पहुंच गए, कोई एक प्रोटोकॉल तय हो गया कि अगर कोई कोविड का मरीज है तो ये दवाएं उसके लिए प्रभावी रहती हैं, इन दवाओं के माध्यम से अब आप इलाज करते हैं तो नतीजे मिल जाते हैं, या अभी भी मरीज प्रयोग के दौर से ही गुजरने के लिए विवश है और चिकित्सा जगत भी प्रयोग करने के लिए ही विवश है? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया है और ये तो सबके जहन में है कि कोविड हुआ तो क्या होगा। जी। सबसे पहले तो यह एक बाजार भर गया है इम्यून बूस्टर से, इंडिया का नहीं, यूएस का और सब जगह का। सपोर्ट थेरेपी जो है, जो डाइट है, काढ़ा पीना है, जिससे लोगों ने इतना पी लिया कि म्यूकरमिकोसिस, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस ये सब भी उनमें पेनिट्रेट कर गई, जख्म बना लिया अपने। तो इस तरीके से हम क्लोरोक्विन से शुरू हुए थे, बड़े बड़े पेपर छपे, उसके बाद उनको बोला गया कि नहीं, आइवरमेक्टिन आई, कई दवाइयां आई, प्लाज्मा थेरेपी आई। देखिए, ये एक नया वायरस था, ये नया वायरस है, अभी भी इसको हम नया वायरस मानेंगे। इसमें बहुत तेजी से रिसर्च हो पाई क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। हम लोगों ने 3 तरह के प्लेटफॉर्म एकदम यूज कर लिए वैक्सीन बनाने के लिए, चाहे वो आरएनए का प्लेटफॉर्म हो, चाहे डीएनए का हो या वेक्टर बेस्ड हो। और हमारे बहुत सारी वैक्सीन आई और पूरी रिसर्च जिसके लिए कई सालों लग जाते थे, वो हम फेज 1, 2, 3 बहुत जल्दी कर पाए। ये एक चमत्कार भी है और एक साइंस की तरक्की भी है और एक गवर्नमेंट की एक
जिद कि हम तो इसके ऊपर करेंगे, और भारत ने इसके ऊपर काफी पहले काम करा। और एक टाइम तो ऐसा भी था जब कोरोना इतना नहीं हुआ और भारत पूरे वर्ल्ड के लिए वैक्सीन हब बन गया था। जी। तो अब मैं आपको बताऊं कि इसमें अब ट्रीटमेंट का क्या स्टेटस है। ट्रीटमेंट का स्टेटस देखिए, कोई भी बीमारी हमारा शरीर को अगर हेल्दी रखना है, वो लाइफस्टाइल से शुरू होती है, जिसको आप योगा भी बोल सकते हैं, और फिर डाइट पे जाती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं। और हमारी ये ट्रीटमेंट इससे अलग नहीं है। उसको एक्सप्लॉइट किया कुछ लोगों ने, और कुछ ने अच्छे के लिए किया, कुछ ने बिजनेस के लिए किया। जी। और उसके बाद आया मेडिसिन। मेडिसिन जो इसकी पर्टिकुलर हैं, वो जो इसकी कॉकटेल बोली गई, या जो भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इसमें पैदा हुई, रोश लेके आए, ये रेमडेसिवियर से शुरू हुआ था। जी। और ये धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, और इसमें जितनी तेजी से प्रोग्रेस हो रही है उतनी तेजी से किसी भी और डिजीज में आज तक डिजीज एंटिटी में नहीं हुई। मैं तो यहां तक कहूंगा कि HIV एड्स के अंदर भी इतनी फास्ट डेवलपमेंट्स नहीं हुई। जी। तो अब जब कोरोना का संकट एक पेंडेमिक बन के आया और उसके अंदर टेक्नोलॉजी इतनी तेज हुई, आपको मैं बताऊं कि हमारा हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जी। इसमें RT-PCR के लिए सिर्फ एक मशीन उपलब्ध थी, और ये बहुत मुश्किल था कि हम एक दिन में कितना कर पाएंगे। अब आपको कोने कोने में मशीनें लगी हुई हैं, आपको मास्क नहीं मिलते थे, आपको प्रोटेक्शन शील्ड नहीं मिलते थे, पर जिस तेजी से गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया, जिस तेजी से सारे साधन डॉक्टर्स ने जुटाए, और हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट है, ICMR है, पूना में हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जो इतनी क्षमता रखता है कि अगर वेरिएंट आ जाए तो 1 महीने के अंदर वैक्सीन भी उसी तरीके से मॉडिफाई करके आ सकती है। तो इस तरीके से हम लोगों को जो डेफिनेट जो ट्रीटमेंट है, वो या तो प्रिवेंशन है वैक्सीन से, और या फिर उसके बाद ट्रीटमेंट है जो नए कॉकटेल्स आए हैं। और जितने भी बाकी फार्मूला है, चाहे वो जो भी क्लेम करे, कोई भी पैथी क्लेम करे कि हमारी ये गोली खा लो आपको 100% होगा, हमने देखा है कि ऐसे जिन्होंने क्लेम किए उनके पूरे के पूरी यूनिट्स जो थी जहां रिसर्च हो रही थी, वो ही कोरोना से ग्रसित हो गई। तो इस तरीके से जब तक दवाई क्या है, दवाई एक वो चीज है जब आपका लाइफस्टाइल, जिसको आप योगा भी कह सकते हैं, आपका न्यूट्रिशन, जिसमें आप डाइट बोल सकते हैं, विटामिन मिनरल्स बोल सकते हैं, जिंक का भी रोल बताया गया, तो ये सब जब पूरे हो जाते हैं, और उसके बाद आपको वायरल के संक्रमण है, वायरल को कौन सी दवाई मारेगी, वो अब आनी शुरू हो गई हैं दवाइयां वैक्सीन के अलावा। उनको अप्रूवल्स मिल गए हैं। हमारे DRDO ने भी जो पुरानी जो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे उनको यूज करके सफलता पाई है। और ये आपको जो रेमडेसिवियर आया था, ये इबोला वायरस के लिए बना था US में, और बाद में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, और ये अब माना गया है कि पहले इसको लेट स्टेज में दिया जा रहा था, और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए इसको अर्ली स्टेज में दे सकते हैं। प्लाज्मा का रोल भी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, पर हाँ, इसको उन लोगों में जिनमें बिल्कुल इम्यूनिटी पैदा ही नहीं हो पा रही, उनमें एंटीबॉडीज देने के लिए यूज किया जा सकता है। तो हमारी नॉलेज जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से चेंज हो रही है, रोज टेक्नोलॉजी आ रही है, जो आपको तीसरे दिन RT-PCR की रिपोर्ट मिलती थी कि आपको कोरोना है या नहीं, अब ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स आ गई हैं कि रैपिड उससे आपको एकदम रिपोर्ट्स मिल रही हैं, और आप बहुत ही आराम से इस पूरे संकट से जूझ पा रहे हैं। और इतना मुश्किल नहीं लग रहा कोरोना का मुकाबला करना जितना शुरू में था। जितना शुरू में लगा था। डॉक्टर राजीव सूद का कहना है कि अब काफी कुछ मेथोडोलॉजी बन गई है, वायरस को मारने के लिए भी दवाइयां आ गई हैं, जिनकी मान्यता भी और जिनके परिणाम भी दिख रहे हैं, तो इतना ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मेरे साथ में वरिष्ठतम चिकित्सक देश के डॉक्टर MC मिश्रा साहब हैं। एक आखिरी संदेश अपने दर्शकों के लिए मिश्रा साहब आपसे अपेक्षित है, तीसरी लहर के संदर्भ में, आने वाले समय में अपने आप को सुरक्षित रखने के संदर्भ में। कार्यक्रम का समापन आपके नोट से ही करना चाहता हूं, क्या कहना चाहेंगे आप मिश्रा साहब? है तो जहान है, कोविड उचित व्यवहार, कोविड अनुकूल व्यवहार, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसकी चर्चा हम पिछले 18 महीनों से कर रहे हैं, उसका कोई विकल्प नहीं है आज भी।
और वो रहेगा। उसके और कोलेटरल बेनिफिट्स हैं, आपको पोल्यूशन से बचाता है, मास्क है, ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस कम हुआ है। तो लोगों को ये मानना पड़ेगा कि जो दूसरे देश, जैसे आप कोरिया, साउथ कोरिया जाएं, जापान जाएं, वो लोग बिना कोविड के भी मास्क लगाते हैं, जबकि उनकी जनसंख्या हमसे बहुत कम है, पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। तो हम लोगों को क्या समस्या है यहाँ पे? तो हमारे पास हर तरह का कारण है कि हम मास्क लगाएं, चाहे पोल्यूशन के लिए लगाएं, तो हम उससे वायरस से भी बचेंगे, बैक्टीरिया से भी बचेंगे। तो मैं तो यही संदेश दूंगा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है, कोविड है, रहेगा, लेकिन उससे बचाव करके आप अपना जीवन बचा सकते हैं, परिवार का जीवन बचा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी बातचीत बड़े सार्थक नोट पे खत्म हो रही है। सारे चिकित्सक और साथ में हमारे साथ में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शरद जैन साहब है, सबका मानना है कि इस लड़ाई को हमने बड़ी शिद्दत से एक मुकाम तक पहुंचाया है, पर हम बेफिक्र हो जाएं कि खतरा चला गया है तो ये शायद ठीक नहीं है। इसलिए सतर्कता बनाए रखें। आने वाले समय में कोई भी अगर चुनौती आएगी तो उसके लिए तैयारियां हमारी पूरी हैं, लेकिन तैयारियां पूरी होने के कारण से हम खुद ही जोखिम लेने पर उतारू हो जाएं, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूरी कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, या अपने आसपास में कोई बगैर वैक्सीनेटेड है तो उसको प्रेरित करेगी वो वैक्सीन लगवाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब ने कही है, मास्क जिंदगी का हिस्सा बना है। मास्क लगाए रखने से आप प्रदूषण से भी बचेंगे और साथ साथ ब्यूटिशियन के खर्चे से भी बचेंगे। इस नजरिए से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक सचेत रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कोरोना को लेकर जो आशंका रहती है उसी को समर्पित है। हमारा शेर ये कहता है कि अब थकन पांव की जंजीर बनी जाती है, कि अब थकन पांव की जंजीर बनी जाती है, राह का खौफ या कहता है कि चलते रहिए। मेराज फैजाबादी ने जो ये बात कही थी, ये कोरोना के संदर्भ में मुफीद है। सारे विशेषज्ञ, देश के जाने माने चिकित्सक इस कार्यक्रम के तहत आपको आगाह कर रहे हैं, सचेत रहिए। और सचेत रहने के लिए जो कुछ निर्धारित मापदंड है उनका पालन करते रहिए। अपने आप को भी बचाइए, अपने परिवार को भी बचाइए, और दोनों बच जाएंगे तो देश अपने आप बच जाएगा। तो देश को बचाने में सहयोग कीजिए। इसी के साथ में अब मुझको याद दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।